स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के पाठ 4 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जल के साथ अभिक्रिया दी हुई है धातु और अधातु की। तो आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर संचित रखा जाता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए, क्योंकि सोडियम धातु जो है वह टुकड़ों में टूट टूट कर उछलती है आग लगने के साथ साथ, इसलिए छात्र झुलस सकते हैं, इसलिए शिक्षक के द्वारा ही प्रदर्शित की जाए। सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो और उसे चिमटी से पकड़ना चाहिए, हाथ से नहीं। लगभग 250 ml का एक बीकर या कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब सावधानीपूर्वक एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काटिए। सोडियम नर्म धातु होती है, आसानी से चाकू से कट जाती है। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानीपूर्वक प्रेक्षण लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छू कर देखिए आप क्या अनुभव करते हैं। क्या बीकर गर्म हो गया क्या? और विलयन का लाल और लिटमस पत्र से हमें परीक्षण भी करके बताना है कि यह विलयन अम्लीय था या क्षारीय। यह इस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलेगी जैसे बीकर में आग लग रही है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को जल में डुबो के रखा जाता है। ये दोनों ही बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। अब बात करते हैं अम्ल से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.6। सावधानी, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए, क्योंकि कभी भी एसिड जो है वह बूंदों के रूप में उछलकर आपके मुंह पे लग सकता है। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करें। सारणी में जो सूचीबद्ध धातुएं अधातुएं हैं इनके साथ प्रयोग करेंगे। सारणी आप देख रहे हैं सामने। हमारे पास 5 परख नलियाँ हैं जिन पर हम चिन्ह लगा देंगे। पहली पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पांचवे पे ई, छठी पे एफ। फिर हम धातु या अधातु में से कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले मैग्नीशियम का रिबन लिया, बी वाले में एल्यूमिनियम पन्नी, सी में आयरन की छीलन, डी में कॉपर छिला हुआ, ई में लकड़ी का कोयला और एफ में सल्फर चूर्ण। पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करनी है। एक सामान्य ताप पर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर गर्म करने पर। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करनी है। इन्हीं की एक तो सामान्य ताप पर अगर हो जाती है तो ठीक, नहीं तो गर्म करने पर। आप क्या देखेंगे इसमें कि धातुएं जो होती है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातुएं नहीं करती। और धातु में भी एक जो कॉपर है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगा, यह सिर्फ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करेगा। नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक नरक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती हो तो विलयन को हल्का सा गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भी करके दोहराइए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? तो हाँ, ये बात सही है, धातुएं क्रिया करती है जबकि अधातुएं क्रिया नहीं करती। परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर उसमें कुछ पॉप ध्वनि उत्पन्न हुई थी। क्यों?
तो पॉप ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। यानी हाइड्रोजन गैस के जलने का गुण होता है पॉप साउंड, यानी फट फट की आवाज़। तो आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया थी। अब हम बात करते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से ही पकड़ें। स्पैचुला एक पकड़ने का साधन है, उसी से पकड़ना चाहिए धातुओं को जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। देखो क्रियाकलाप 4.7 क्या कहता है, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन लीजिए। यह एक तरह का क्षार है। उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोल कर भी बना सकते हैं। उसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए, एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए, ध्यान से प्रेक्षण करिए कि आपने क्या देखा। तो क्षार के साथ भी क्रिया करके क्या होता है, पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि धातु चाहे अम्ल से क्रिया करे चाहे क्षार से क्रिया करे, वह हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है और हाइड्रोजन गैस आग के संपर्क में आने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। अब अगली अभिक्रिया जो है हमारे सामने वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन शब्द का मतलब समझना होगा। विस्थापन शब्द का मतलब होता है कि यौगिक में से एक घटक हट जाता है और उसकी जगह जो होता है वो कोई दूसरा घटक ले लेता है। यानी जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से हटाकर उसका स्थान लेता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आइए कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। क्रियाकलाप 4.8, 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ABCDE से चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a के दर्शाए अनुसार पदार्थों में से प्रत्येक का एक एक चम्मच डालकर घोलिए। जैसे बीकर ए में हमने कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डाला, तो बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली। बीकर सी में जिंक सल्फेट में हमने तांबे की छीलन डाली। फिर बीकर डी में आयरन सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डाली। फिर बीकर ई में जिंक सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली। ये आपके सामने 5 बीकर दिए गए हैं। ये पांचों बीकर चिन्हित हैं ABCDE से, इन्हीं में वो प्रक्रिया करनी है। बीकरों को बिना छोड़े कुछ समय तक ऐसे ही रहने दें। हमें उसको छेड़ना नहीं है और न उसमें कुछ हलचल करनी है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप सभी बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर लेता है और स्वयं क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग जो नीला रंग जो होता है वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जो उसका समीकरण है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला तो बन गया ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो रंगहीन था और कॉपर जो था वो लाल कलर में विस्थापित हो गया। इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को भी आप लिख सकते हैं। बीकर बी में कौन सी अभिक्रिया थी आप देखिए, याद करिए। बीकर बी में क्या दिया गया था, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली थी। तो CuSO4 प्लस Fe की जब क्रिया होगी तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। पहेली कहती है मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी, डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा
और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। अब इसका जवाब पूछना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो जब बीकर ए में जिंक और कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता है? तो दोनों समान धातु। जिंक ने कॉपर को हटाया तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं हटा रहा है? तो यहाँ एक समझने वाली बात है, कॉपर और जिंक में से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो जिंक है। तो जिंक जो होगी वह कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगी क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है। यही सिद्धांत इस सभी पांचों प्रणालियों में आपको काम में लेना है। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ गए हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर सल्फेट के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं, यानी आप इसको एक क्रम में जमा सकते हैं। अब आता है धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या है हमारे जीवन में। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन अधातु है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अधातु है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, क्लोरीन गैस और फिटकरी अधातु है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, आयोडीन। पटाखों के प्रयुक्त होने वाले अधातु, सल्फर। ये सभी अधातुएं हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा कभी ये ना सोचें कि सिर्फ धातु काम की होती है, अधातुओं भी हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। पहेली कहती है, मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? आपने कक्षा 7th में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रियाएं होती हैं। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं वही होती हैं जिनमें कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं और उन पदार्थों को हम पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। पहेली का जो जवाब आप सोचो कि पहेली ने जो आपसे सवाल किया है कि मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है पौधों में, तो मैं आपको बताता हूँ। पौधे की पत्तियाँ जो हरे रंग की होती है वह क्लोरोफिल वर्णक के कारण होती है। क्लोरोफिल वर्णक का एक जो मुख्य धातु वाला जो घटक है वह मैग्नीशियम है, उसी रूप में वह उसमें पाई जाती है। बूझो कहता है, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ मौजूद है? तो हमारे शरीर में आयरन, आरबीसी जो होती है रक्त कणिका, उसमें लौह तत्व के रूप में पाया जाता है। अब यदि कोई रासायनिक पदार्थ अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर तथा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटन नहीं किया जा सकता है तो वह तत्व कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ को तत्व से आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु रूप पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होता है। जैसे हम जल का उदाहरण लें तो उसमें भी रचना जल की देखेंगे तो जल, वाष्प और बर्फ रचना एक जैसी होती है, खाली अवस्था अलग होती है।
इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि सल्फर भले ही ठोस रूप में हो, भले ही गैस रूप में हो, भले द्रव रूप में हो, है वो तत्व है, उसकी रचना एक जैसी होगी, परमाणु एक जैसे होंगे। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या भी सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। यह प्राकृतिक है 94, जबकि कुल अभी जो आवर्त सारणी में पाए जाते हैं वो 118 हैं। तो आप 118 में से 94 घटा दें तो जो आपके पास निकल के आएंगे वो सभी कृत्रिम होंगे, यानी मनुष्य ने उसको बनाया है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु जो होती है किसे कहते हैं? तो उपधातु वह है जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब यहाँ पाठ का एक पूरा सार आया है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या सीखा पूरे पाठ को पढ़कर? तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है परंतु अधातु नहीं होती। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बना लेती है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में एक व्यापक रूप से उपयोग होता है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो आप बताइए, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इनमें से कोई आपको ऐसा लगता है? ऑक्सीजन तो गैस है, उसकी चादर बन नहीं सकती। सल्फर गैस है या लिक्विड रूप में होगा, ठोस भी होगा लेकिन वो भुरभुरा होगा तो उसकी चादर बनेगी नहीं। फास्फोरस की चादर नहीं बनती। जिंक एक धातु है जिसकी चादर बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सभी धातुएं तन्य नहीं होती क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु है जिनके तार नहीं बनते। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, सामान्यतः धातुएं तन्य होती। सामान्यतः का मतलब कुछ कुछ धातुओं को, अपवाद को छोड़कर। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ग वाला। फास्फोरस बहुत अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। फिर घ में आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। फिर बड़ा वाला घ, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस प्रकार से आप तुलना करके सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।